हेलो बच्चों, मैं हूँ जोईता दत्ता और मैं आपको हिंदी का द्वितीय भाग जो है द्वितीय पाठ जो है वसंत में वो मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है बचपन। इसे लिखी है कृष्णा सोबिता ने। कृष्णा सोबिता ये एक लेखिका है जो शिमला में रहने वाली है। वो अपनी समस्मरण मतलब होता है अपना और स्मरण मतलब होता है याद। तो अपना संस्मरण देना मतलब खुद की यादों को बोलना होता है। वो अपनी बचपन की यादों को हमारे साथ शेयर कर रही है, हमें बता रही है कि उनके बचपन में क्या क्या घटना हुई है और क्या क्या उन्हें याद है अपने बचपन के बारे में। तो ये एक संस्मरण है। तो यहाँ पे हमारी लेखिका बोलती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊँगी। कहाँ ले जाऊँगी? अपने बचपन की ओर, बचपन की तरफ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो क्या कह के पुकारते हैं? जीजी कह के पुकारते हैं। ठीक है, तो सब लोग लेखिका को जीजी कह के पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र से सयाना महसूस करने लगी हूँ। उम्र से बहुत ज़्यादा खुद को महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब बहुत ज़्यादा महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। तो शायद मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब क्या होता है? शताब्दी मतलब होता है 100 साल। मैं शायद 100 साल पहले पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। मैं पहले रंग बिरंगी बहुत अच्छे बहुत ब्राइट कलर्स, बहुत अच्छे रंग के कपड़े पहनती थी। क्या क्या रंग के कपड़े पहनती थी? नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। तो क्या क्या रंग के कपड़े पहनते थे? नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो हमारी लेखिका बचपन में तरह तरह की पोशाकें पहन रही है। तो क्या क्या पहनती है? पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब सिर्फ वो क्या पहनती है? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले क्या पहनती थी? फ्रॉक पहनती थी, फिर निकरवॉकर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे पहनती थी, गरारे पहनती थी। पर अब वो सिर्फ चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। तो लेखिका अपने कुछ बचपन के फ्रॉक के बारे में बोल रही है। तो उन्हें, जैसे हमें बचपन की बहुत सारी यादें याद होती है, अपना कोई फेवरेट ड्रेस होगा वो हमें याद होगा। तो लेखिका भी अपने बचपन की कुछ फ्रॉक के बारे में बोल रही है। कैसे फ्रॉक थे? हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। ये एक फ्रॉक है जो हल्की नीली है और पीली धारी वाला हो, धार में पीला कलर का है फ्रॉक है। फिर दूसरा है गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। तो दूसरा क्या है? गोल कॉलर वाला फ्रॉक और बाजू में भी गोल कफ है। और तीसरा क्या है? एक हल्का गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटे वाला घेरदार फ्रॉक। तो तीसरा फ्रॉक है एक हल्के गुलाबी रंग का
बारीक चुन्नटे वाला घेरदार फ्रॉक और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, और नीचे क्या है, गुलाबी रंग की फ्रिल भी है। ये कुछ किस्म के फ्रॉक हमारे लेखिका को याद है। तो कैसे कैसे फ्रॉक याद है? एक है हल्की नीली और पीली धारी वाले फ्रॉक, दूजा क्या है, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, तीसरा है एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटे वाले घेरदार फ्रॉक, उसके नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल है। उन दिनों क्या होता था, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो क्या था तब हम अपने जेब पे रुमाल लगाया करते थे और बालों पे रंग बिरंगे रिबन लगाया करते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेट वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, ये दूसरा एक फ्रॉक उन्हें याद है जो लेमन कलर का था, बड़े प्लेट वाले गर्म फ्रॉक था जिसके नीचे फर टकी हुई थी, फर सिया हुआ था। ठीक है, दो ट्यूनिक भी याद है। तो हमारी लेखिका को सिर्फ फ्रॉक्स नहीं, उनको दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरी ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ठीक है, तो दो ट्यूनिक है, पहला है एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी है जो प्याजी है, और दूसरी है ग्रे रंग का और उसके साथ सफ़ेद रंग की कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। तो लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। तो उन्हें मोजे जो है वो हमेशा खुद ही धोने पड़ते थे, किसी नौकर या नौकरानी को देना मना था, मनाही मतलब सख्त मना था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, तो उन लोग की इतवार जो होती है ये धोने में ही लगता था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश, तो इतवार के उन लोग क्या करते हैं, मोजे धोते थे, उसके बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, और जब जूते या को कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। जब हम जूते को कपड़े या ब्रश से रगड़ते हैं तो जूता और चमकने लगता है। तो ये सब उनके इतवार के काम थे। इतवार का काम क्या था उन लोगों का, अपना मोजे या स्टॉकिंग्स को खुद धोना और उसके बाद क्या करना कि जूतों को पॉलिश करना, और उसके बाद कपड़े या ब्रश से रगड़ लेने से जूता और ज़्यादा चमकने लगता है। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, शू मतलब जूता, अब नए नए किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से भी ज़्यादा आरामदेह हैं। आरामदेह मतलब आरामदायक है, ये पहले से भी ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों की इलाज शुरू हो जाता। जब भी हम नए जूते पहनते हैं तब हमें छाले पड़ते हैं ना। तो जब लेखिका भी जब बोल रही हैं कि जब नए जूते मिलते उसके साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता, क्योंकि छाले पड़ जाते थे नए जूतों से। अब लेखिका बोलती है, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। क्यों रखते रुई? जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। तो अगर कभी जूता लगा तो हम क्या करते हैं, रुई मोजे के अंदर दे देते हैं। जूता लगना एक मुहावरा है। जूता लगना का मतलब क्या होता है? जूते लगने का मतलब होता है छाले पड़ना।
जूतों से जो छाले पड़ते हैं उसे हम बोलते हैं जूता लगना। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर डाल के फिर जूता पहनते तो छाले नहीं पड़ते। हाँ, हमारे बचपन में तो बहुत फ़र्क, हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है। लेखिका बोलती है हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो हर शनिचर को हम लोग को क्या करना पड़ता था? ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं है ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना, क्योंकि वो बहुत बदबूदार है और उसको पीने में भी अच्छा नहीं लगता है। टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। तो ये बोल रही है कि यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती है। तो लेखिका बोलती है शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास मतलब छोटा जो कांच का ग्लास होता है, छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते। ठीक खुराक का निशान मतलब जो खुराक है अपना, जितना पीना है, जो मात्रा है पीने का, तो उसका एक निशान पड़ जाता था। ठीक है, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली मतलब जी मचलना, जैसे उल्टी का भाव आना, उल्टी जैसा अनुभव करना। जब हम कुछ खाना नहीं खाने अच्छा लगता है, जैसे लगता है ना बदबू आ रही है, तो जैसे लगता है ना उल्टी आ रही है, तो इसे कहते हैं मितली होना। तो छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती है। जैसे मुझे अभी ये दवाई पीनी है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। तो लेखिका बोलती है शायद कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो लेखिका बोल रही है कि मैं अभी बताने वाली हूँ कि मेरे समय और तुम्हारे समय में कितना अंतर है, कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। दिलचस्पियाँ मतलब जो मन को भाव लेता है, जो दिल के लिए बहुत पसंदीदा हो, जो हम करना पसंद करते हो, वो दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। कैसे बदली दिलचस्पियाँ? याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो उन दिनों हर घर पे कुछ घर पे ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन जो एक गोल सा होता है, जो ग्रामोफोन होता है ऐसे दिखता है, तो एक ग्रामोफोन हुआ करता था। आज के जैसे रेडियो या टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी जो थी वो अब आइसक्रीम में बदल चुकी है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गई है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। तो कितना अंतर आ चुका है। ग्रामाफोन जो है वो आज रेडियो व टेलीविज़न, और जो हम खाना पसंद करते हैं, हमें कुल्फ़ी बड़ी पसंद थी, तो आज वो आइसक्रीम हो चुकी है। कचौड़ी समोसा, अगर हम बाहर जाते तो कचौड़ी समोसा खाते, वो आजकल पैटीज़ में बदल गया है। और जो पेय था हम लोगों का, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत, वो आज कोक या पेप्सी में बदल चुका है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्तोरां के चॉकलेट और पैटीज मज़ा देने वाली होती। तो क्योंकि हमारी लेखिका किसी समय दिल्ली में रहा करती थी, वो बोल रही हैं कि वहाँ पे जो बच्चे बड़े हुए हैं ना, शिमला की तो लेखिका थी ही, शिमला और नई दिल्ली के बच्चे जो थे, जो वहाँ पे बड़े हुए, उन लोग
को वेंगर्स और डेविका रेस्तरां का चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मज़ा देती थी और हम भाई बहनों को ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने का। तो शिमला मॉल से लेखिका के भाई बहनों को ड्यूटी पड़ती थी, तो बारी बारी से उन लोग जाते थे ब्राउन ब्रेड लाने। कहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने जाते थे? शिमला मॉल से। हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो यहाँ पे लेखिका बोलती है कि उसके घर से मॉल कितना दूर है। उसके घर से मॉल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। कैसे जाना पड़ता था? एक छोटी सी चढ़ाई है, उसके बाद गिरिजा का मैदान पहुँच जाता है, उसके बाद एक छोटी सी उतराई है और मॉल पहुँच जाते थे। तो बहुत ही पास था और कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन को भा लेती थी, बहुत पसंद करते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हमें तो हर रोज़ चॉकलेट चाहिए, पर लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। तो लेखिका के पास ही सबसे ज़्यादा स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। तो लेखिका जो है वो खड़े खड़े चॉकलेट कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट के मज़ा ले खाती। तो लेखिका कैसे खाती थी अपने चॉकलेट्स? लेखिका बोलती है वो खड़े खड़े चॉकलेट कभी ना खाती थी, वो घर ले आती थी और उसको साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले के वो चॉकलेट खाती थी। बिस्तर में लेट के चॉकलेट खाना सही बात नहीं होता है, पर लेखिका ये नहीं जानती थी। वो बिस्तर में सो के वो चॉकलेट खाती थी। ठीक है, तो शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो खाने की यादें भी में हमारी लेखिका को थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते थे, जो खट्टे मीठे होते हैं, एकदम कुछ लाल होते हैं तो कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल। ये सब सोचकर भी मुंह में लेखिका को पानी आ जाता है। याद करती है चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, जो पहले भुने जाते थे उसको छिलकर खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। याद कर रही है, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वो अब भी नज़र आती हैं। चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो होती थी वो आज भी मिलती हैं। पुराने कागज़ों, जैसे हमारे न्यूज़पेपर हो, जो भी कागज़ हो, तो पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया से नीरा हाथ का कमाल है। तो वहाँ पे उसका हाथ का कमाल है। कैसे बनाया जाता था ये पूड़ी? नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाए। तो कैसे बनती थी पूड़ियाँ? नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से चौड़ी।
ठीक है, नीचे से तिरछी लपेट के ऊपर से चौड़ी बनती थी ये पूड़ियाँ, और इसमें चने को डाला जाता था और इससे क्या होता था कि आसानी से चना हाथ में आ जाता था। एक वक्त था जब फिल्म का ये गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, तो ये जो गाना है ये हर बच्चों के मुंह में सुनाई देता था। स्कूल के हर बच्चों को ये गाना आता था। कौन सा गाना? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। कुछ बच्चे पूड़ियाँ पर तेज मसाला बुरकवाते, मतलब छिटकाते। बुरकवाता मतलब छिटकाना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने पूड़ियाँ में ज़्यादा मसाला डलवाते। पूरा गिरिजा मैदान घूमने तक यह पूड़ियाँ चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालना और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। तो एक एक चना मुंह में डालती और एक एक कदम बढ़ाती, तो इसमें एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही रफ्तार था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की है। शिमला में हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता, तो हर बच्चे को कभी ना कभी घोड़े पर चढ़ने का मौका तो मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर करके समझना मतलब छोटा स्तर का समझना। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो ननिहाल जो नानी के घर होता है, ननिहाल होता है, नानिहाल में जो घोड़े थे वो बहुत हृष्ट पुष्ट, बहुत खाते पीते, बहुत तंदुरुस्त थे, बहुत ही खूबसूरत थे। उनकी बात हम कभी और करते हैं। तो लेखिका शाम को क्या करती है? शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। तो शिमला में एक पेड़ होता है, जिसे कहते हैं जाखू का पेड़। तो जाखू का जो पेड़ होता है वो बिल्कुल बहुत सारे पेड़, वहाँ पे एक पहाड़ होता है जहाँ पे जाखू का पेड़ होता है, तो उसे बोलते हैं जाखू का पहाड़। तो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो इसके संगीत से यीशु स्वयं ही कुछ कह रहा हो, ऐसा लगता था चर्च की घंटी सुन के। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही थी। तो नीले आसमान कैसे लग रही थी? गुलाबी और सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। सो दूर दूर तक जो पहाड़ है वो गहराने लगते, वो अंधकार में ढकने लगे हैं। और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, बत्तियाँ जलने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल का दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो उन दिनों स्कैंडल पॉइंट के सामने, ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन जो है, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। तो लेखिका को एक दुकान की याद आ गई। उस दुकान में क्या था? उस दुकान में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रहा करता था। कैसा मॉडल देखने में था?
इसकी पटरियाँ होती थी, उस पर छोटे छोटे डिब्बे खड़े होते थे। ट्रेन के जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उसका एक मॉडल है, क्योंकि इसीलिए डिब्बा जो है बहुत छोटा छोटा है, तो छोटे छोटे डिब्बे खड़े होते हैं। एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशन, और सामने सिग्नल, एक खंबा होता था जिसमें सिग्नल रहा करता था, और थोड़ी दूर दूर पर सुरंग हुआ करता था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी तो वही थी, तो सबसे रफ्तार वाली गाड़ी तो ट्रेन ही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उनको देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, तो उनको कैसे दिखता प्लेन? भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब, अभी देखा और वो गायब हो जाती है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही और एक दुकान है, वो कभी मैं नहीं भूल सकती हूँ। यह वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। तो लेखिका जो है चश्मा पहनती है, तो पहला चश्मा उसी दुकान से बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, तो जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, बहुत अजीब सा लगा, बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो सब अपनी अपनी सलाह देते थे, कुछ अपना दुख बताते थे। हाँ, आँखों में इसी उम्र में ऐनक है, आँखों में तकलीफ़ है, बेटा दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहना दोहरा देती थी। तो लेखिका क्या करती थी, डॉक्टर साहिब ने जो बोला है वही दोहरा देती थी, वही बोल देती थी। तो डॉक्टर साहब क्या बोले थे, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो वो बोल देती थी जैसे डॉक्टर साहब बोले, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, उसने बोला था कि ऐनक उतर जाएगी, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो कौन जिम्मेवार है? मैं खुद जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टीवी लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा, क्योंकि आँखों में जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है जब हम टेबल लैंप या धीमी लाइट के सामने पढ़ते हैं। तो लेखिका बोलती थी इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा, मेरे आँखों पे चश्मा तो पड़ेगा ही और मेरा दिखना भी कम ही होगा। हाँ, जब पहली बार मैं चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। तो चचेरे भाई ने क्या बोला, देखो देखो कैसी लग रही है। चचेरे भाई बोलने लगा, अरे देखो ये चश्मा पहन के तुम कैसी लग रही हो। और चिढ़ाते हुए क्या कहता था उसका चचेरा भाई, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब वो बोलता था आँखों पे चश्मा लगा के वो सोच रही हैं ताकि वो सूझे दूर की, वो बहुत दूर की समझे। पर इसको ये नहीं पता, इस लड़की को ये नहीं पता कि सूरत जो है वो लंगूर जैसे, वो एक बंदर जैसे देखने में लग रहा है। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है। वो सोची, बहुत सोची कि मुझ पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा, शेर जो था वो बुरा ना लगा। शेर क्या था? ये शेर था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की।
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो लेखिका को बहुत सूझी ये बात, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो वो जाके अपने आईने के सामने, अपने ऐनक के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और देखती ही रही। वो देखती रही अपने आप को, पहले उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी और अब खुद को देखने लगी। और लेखिका सोच रही है, सूरत बनी लंगूर की, क्या मैं लंगूर जैसे दिखती हूँ? नहीं नहीं नहीं, हाँ, शायद मैं लंगूर जैसे दिखती हूँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। जो टोपा होता है जो सिर में पहना जाता है, उसको उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, क्योंकि तब औरतें जो है टोपा नहीं पहना करती थी, वो तो दुपट्टा लगाया करती थी। तो वो टोपा जब लगाई तो उसे अच्छा भी लगा और खुद को बड़ा मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तब अजीब लगता था ये चश्मा, बट अब चेहरे के साथ बिल्कुल चेहरे का एक अंश हो गया है ये चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब भी मैं चश्मा उतारती हूँ तब मेरा चेहरा बहुत खाली खाली से लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। क्या याद आ गया? याद आ गया लेखिका को वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। तो अब लेखिका क्या करती है? शिमला में टोपा लगाती है, अपना टोपा पहनती है, अपनी जो टोपी है वो लगाती है, अपनी टोपी पहनती है। मैंने कई रंग की जमा कर ली है, मेरे पास बहुत सारे रंग की टोपियाँ हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो कहाँ ओढ़ने से पूरा चेहरा को ऐसे ढकना और कहाँ एक सहज सहल सा एक टोपी सिर पर लगा लेना। तो ये लेखिका का संस्मरण है, या अपने बचपन की बातें जो याद है वो लेखिका हमारे साथ शेयर की है, हमको बताई है। और लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। और पाठ का नाम क्या है? बचपन। पाठ का नाम है बचपन और पाठ का नाम है बचपन और लेखिका का नाम है कृष्ण सोबती। और ये क्या है? ये संस्मरण है, ये संस्मरण है। सम मतलब खुद और स्मरण मतलब याद करना, मतलब खुद की बचपन को याद करते हुए लेखिका कृष्ण सोबती ये पाठ को लिखती है। शुक्रिया।